मैं राजेश। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर और भी बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ब्रांच किसको बोलते हैं। ब्रांच के बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट में नोड किसको बोलेंगे। अपन 2-3 डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट, ब्रांच और नोड किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की। पहला डेफिनेशन लेके चल रहे हैं अपन, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को ही क्लोज्ड लूप कहा जाता है। क्लोज्ड लूप, यहां से बोल के चल रहे हैं अपन। अगर इसकी बात करें क्लोज्ड लूप किसको बोलेंगे या फिर क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहा जाता है, तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इट हैज 2 और more than 2 electrical 2 or more than 2 electrical इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर क्लोज्ड लूप जो है उसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, विद्युत उपकरण उपस्थित होते हैं। अगर बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल में जैसे ये बोल रहे हैं कि ये हो गया आपका एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R2, ये R1, ये R2, और फिर बाद में कनेक्ट कर दिया अपन ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। इस सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E1, इस सेल का EMF E2। मान के चल रहे हैं कि सेल E1 से करंट फ्लो हो रहा है आपका I1 और सेल E2 से करंट फ्लो हो रहा है आपका I2। यहाँ पे अगर इस नेटवर्क को देखें अपन, इलेक्ट्रिक नेटवर्क को, तो इसमें 1 2 3 4, अगर ऊपर वाले की बात करें तो 1 2 3 4, इसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा मतलब 4 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उपस्थित है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इस ऊपर वाले एक सर्किट को क्लोज्ड सर्किट बोल सकते हैं। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा आपका नेक्स्ट ये, इसके अंदर 1 2 3 इक्विपमेंट अगर है तो इसको अपन सेकंड लूप या फिर सेकंड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। ये है आपका क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर लूप कहा जाता है इनको। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका ब्रांच। ब्रांच जिसको बोल रहे हैं अपन शाखा। ब्रांच की अगर बात करें तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में वो पार्ट जिसमें करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट पार्ट in which value of current, in which constant current flow। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो पार्ट जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है उस पार्ट को ब्रांच कहा जाता है। जैसे एग्जांपल बोले इस सर्किट के अंदर, तो एक आपका ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका I1, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, ब्रांच। अगर इस पार्ट की बात करें अपन तो ये है आपका पार्ट, ये इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, करंट I2, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, ब्रांच बोलेंगे। अगर इसकी बात करें तो इधर भी आपका पूरे के पूरे पार्ट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, तो इसको भी एक ब्रांच बोलेंगे। और अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा, आपका एक ब्रांच होगा। फिर बाद में नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट में बोल रहे हैं अपन नोड या फिर इसी को जंक्शन कहा जाता है।
इसी को जंक्शन कहा जाता है। नोड की अगर बात करें, नोड की अगर बात करें अपन, तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो पॉइंट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में वो पॉइंट जिस पर तीन या फिर तीन से ज़्यादा, जिस पर तीन या फिर तीन से ज़्यादा ब्रांच मीट करती है। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं इसका डेफिनेशन, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट the point at which, in electric circuit, the point at which three or more than three branches meet। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो पॉइंट जिसमें तीन या फिर तीन से ज़्यादा ब्रांच मीट करती है, उस पॉइंट को नोड या फिर जंक्शन कहा जाता है। अगर बात करें इसी सर्किट में, तो इसी सर्किट के अंदर ये है आपका एक पॉइंट। इस पॉइंट की अगर बात करें तो एक ब्रांच यहाँ से आ रहा है, एक ब्रांच आपका ये वाला और एक ब्रांच आपका ये वाला। इस पॉइंट पर तीन ब्रांच अगर मिल रही है तो इसको बोलेंगे अपन नोड। इसको क्या बोल के चलेंगे? नोड। अगर बात करें अपन दूसरे पॉइंट की, तो एक पॉइंट ये लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच इधर से, एक ब्रांच ये, तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांच अगर मीट कर रही है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? इस पॉइंट को बोलेंगे अपन नोड बोलेंगे। तो अभी तक अपन ने सिंपल से डेफिनेशंस की बात की है। इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है। पहला डेफिनेशन बोला था अपन ने, इलेक्ट्रिक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा विद्युत उपकरण उपस्थित होते हैं। जैसे यही बोला आपने, ऊपर वाला एक लूप, दूसरा नीचे वाला सेकंड लूप। फिर इसके बाद में बात की अपन ने कि ब्रांच किसको बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई भी पार्ट जिसके अंदर करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो, उस पार्ट को ब्रांच कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात की अपन ने नोड या फिर जंक्शन की। नोड या फिर जंक्शन किसको बोलेंगे अपन? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो पॉइंट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में वो पॉइंट जहां पर तीन या फिर तीन से ज़्यादा ब्रांच मिलती है, उस पॉइंट को नोड कहा जाता है। इन्हीं के बेसिस पर आगे चलते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है और किरचॉफ्स करंट लॉ किस काम आता है, किस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो बात करते हैं अपन किरचॉफ्स करंट लॉ की। किरचॉफ्स करंट लॉ की अगर बात करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ इसी को किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर इसी को किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कहा जाता है। किरचॉफ करंट लॉ की बात करें तो इसी को किरचॉफ का पहला नियम और इसी को किरचॉफ का संधि नियम जंक्शन लॉ कहा जाता है। ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से अपन को इसके बारे में बोलना है कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि अगर कोई भी नोड लें, कोई भी नोड, तो मान के चल रहे हैं अपन कि कोई भी नोड या फिर जंक्शन आपका ये वाला, इसको बोल के चल रहा हूँ मैं नोड। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी भी नोड के ऊपर, किसी भी नोड पर, यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये आपका करंट इस नोड के ऊपर आ रहा है, करंट I1, इधर से करंट आ रहा है आपका करंट I2, इधर से करंट बोल रहे हैं अपन कि ये है आपका करंट I3, इधर से करंट बोल रहे हैं अपन ये है आपका करंट I4 और ये आपका करंट है I5। कोई भी नोड ले लिया अपन ने, नोड के ऊपर अपन ने ड्रॉ कर दिया कि करंट I1 अंदर इनकमिंग है, करंट I2 इनकमिंग है, करंट I3 इनकमिंग है, करंट I4 आउटगोइंग है, करंट I5 जो है वो भी आपका आउटगोइंग है। किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नोड पर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं अपन? किसी भी नोड पर एट एनी नोड algebraic sum of currents is equal to 0। किरचॉफ के पहले नियम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन कि किसी भी नोड के ऊपर
करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। अलजेब्रिक सम की अगर बात करेंगे तो अलजेब्रिक सम के अंदर अपन को पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो है उसको साथ में डिनोट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को साथ में डिनोट करना है। आपको बता देता हूं मैं कि नोड के ऊपर जो करंट इनकमिंग होगा, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव से और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि इनकमिंग करंट जो है उसको डिनोट करना है या फिर उसको साइन डिनोट करना है पॉजिटिव से, और ये है आपका आउटगोइंग करंट जो है नोड से बाहर जो करंट निकलेगा उस करंट को डिनोट करेंगे अपन किससे, नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन एट एनी नोड, किसी भी नोड पर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0। मतलब इसको अगर अपन मैथमेटिकल रूप में लिखें तो मैथमेटिकल रूप में है आपका समेशन आई अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स और इज इक्वल टू कितना, 0, इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन किस टाइप से आएगा, उस इक्वेशन में ध्यान रखना आप लोग, इनकमिंग करंट को डिनोट करना है पॉजिटिव से, आउटगोइंग करंट को डिनोट करना है नेगेटिव से। तो नोड के ऊपर करंट I1, I2 एंड I3, करंट I1, I2 और I3 जो करंट है ये करंट है आपका इनकमिंग करंट जिसको डिनोट करना है पॉजिटिव से। नोड के ऊपर करंट I4 एंड I5, करंट I4 एंड I5 जो है ये है आपका आउटगोइंग करंट, ये है आउटगोइंग करंट, इसको डिनोट करना है नेगेटिव से। आउटगोइंग करंट को डिनोट किससे करना, नेगेटिव से। इनकमिंग करंट को डिनोट करना है पॉजिटिव से। मैथमेटिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो सबको एक साथ लिखेंगे, समेशन करके लिखा है तो इसका मतलब अलजेब्रिक सम। तो ये है आपका I1 जो कि पॉजिटिव है, I2 जो कि पॉजिटिव है और I3 जो कि पॉजिटिव है। फिर इसके बाद में I4 जो कि नेगेटिव है तो I4 और I5 भी आपका नेगेटिव है तो I5 इज इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट को लिखा अपन ने पॉजिटिव में, आउटगोइंग करंट को लिखा नेगेटिव में और इज इक्वल टू कर दिया अपन ने 0। तो यहाँ से किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गया आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी दूसरी फॉर्म की दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो यहीं से आगे चलते हैं अपन कि इस I4 एंड I5 को इस साइड में लेके चलते हैं। I4 एंड I5 को अगर इस साइड में लेके चलेंगे तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि इस साइड में अगर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा। ये है आपका, इस साइड में बच गया कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, ये हो जाएगा I4 प्लस I5। I1, I2, I3 इन करंट को अपन ने क्या बोला था, इन करंट को बोला था अपन ने इनकमिंग करंट, इन करंट को बोला था अपन ने इनकमिंग करंट, और I4 एंड I5 को बोला था अपन ने आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू कितना है, इनकमिंग करंट है आपका आउटगोइंग करंट के। तो यहाँ से भी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ से डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, एट एनी नोड, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर नोड के ऊपर इनकमिंग करंट का वैल्यू आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन सम, यहाँ पे सम। दूसरी डेफिनेशन अगर लिखें अपन तो ये आएगा आपका एट एनी नोड, किसी भी नोड पर सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इसका अपन स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट तो बोला अपन ने किरचॉफ से करंट लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी नोड या फिर जंक्शन पर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0। जहाँ से अपन ने ये एक इक्वेशन ड्रॉ किया है, इस इक्वेशन से आगे अपन ने कैलकुलेट किया तो सम ऑफ इनकमिंग करंट एक साइड और इज इक्वल टू है आपका सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यहाँ से अपन ने दूसरा स्टेटमेंट लिखा कि किसी भी नोड के ऊपर जितना करंट नोड के ऊपर आएगा उतना ही करंट नोड से बाहर जाएगा। मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट।
इसका यूज किस में करते हैं अपन? इसके यूज की अगर बात करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करते हैं अपन करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसका यूज अगर करें तो यूज फर्स्ट आएगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करेंगे। फिर इसके बाद में अगर दूसरी बात करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ अगर है तो इसको अपन KCL भी लिखते हैं। के का मतलब किरचॉफ, सी का मतलब करंट, एल का मतलब लॉ। KCL के अकॉर्डिंग KCL जो है वो किसको फॉलो करेगा? KCL चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। एक नंबर में पूछता है कि KCL लॉ किस लॉ को फॉलो करता है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ फॉलो करेगा, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। इसी लॉ के ऊपर या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ KCL के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं अपन। आपको एक न्यूमेरिकल दिया यहाँ पर, इस न्यूमेरिकल के अंदर अपन को x का वैल्यू, y का वैल्यू और कैपिटल I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग x, y और I का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू KCL लॉ। यहाँ पे अपन देख के चल रहे हैं कि ये आपका एक नेटवर्क या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ से बोल रहे हैं कि ये पॉइंट अगर बात करें, इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पर ये करंट आ रहा है, इधर ये करंट बाहर निकल रहा है और ये करंट इधर बाहर निकल रहा है। तीन है ब्रांच अगर मिल रही है तो इसको नोड ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नोड। फिर इसके बाद में एक पॉइंट आपका ये वाला, इसके ऊपर एक करंट ये, एक इधर, तो इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे अपन? नोड बोलेंगे। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं अपन ये पॉइंट, इसके ऊपर भी एक करंट इधर, एक करंट ये, तो इस पॉइंट को भी नोड बोलेंगे। डायग्राम में अपन ने डिनोट कर लिया कि इसमें टोटल 3 नोड है और अकॉर्डिंग टू KCL लॉ हर एक नोड के ऊपर इनकमिंग करंट का वैल्यू आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है, या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको डिनोट, यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो पहला पॉइंट बोल रहे हैं अपन एट नोड ए, नोड नंबर ए की अगर बात करें, आप लोगों को बताया था कि जो करंट इनकमिंग होगा उसको पॉजिटिव में और जो करंट आउटगोइंग होता है उसको नेगेटिव में लिख के चलते हैं। तो ये है आपका इनकमिंग करंट अंदर आ रहे हैं तो इसको लिखा अपन ने 3। फिर इसके बाद में ये करंट आपका आउटगोइंग बाहर की ओर जा रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस में 1.5। फिर इसके बाद में यहाँ से ये करंट x जो करंट है ये बाहर निकल रहा है, आउटगोइंग है, तो माइनस का x और इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये आएगा आपका 1.5 माइनस x इज इक्वल टू 0 और ये हो गया x इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपका 1.5 एम्पियर। फिर इसके बाद में नोड नंबर बी की बात करें, इसके बाद में अगर बात करें नोड बी की तो एट नोड बी के ऊपर अगर बात करें तो नोड बी पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू KCL लॉ। तो इस पॉइंट के ऊपर देखना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये करंट x जो है ये करंट है आपका इनकमिंग करंट, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन x इनकमिंग है तो पॉजिटिव में। फिर बाद में यहाँ पे ये करंट आपका आउटगोइंग करंट, इसको लिखेंगे माइनस में 1। फिर बाद में ये करंट आपका आउटगोइंग करंट, इसको लिखेंगे माइनस में y और इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया 1.5 है तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि ये 1.5 माइनस 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 0.5 माइनस y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 0.5 एम्पियर। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया आपका 0.5 एम्पियर। अब कैलकुलेट करना है अपन को कि इस I का वैल्यू कितना आएगा, बच गया आपका I। इस I का वैल्यू कितना आएगा तो इसके लिए नोड की बात करते हैं अपन, नोड नंबर C की। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन एट नोड C।
सी नोड के ऊपर अकॉर्डिंग टू केसीएल लॉ यहाँ से ये वाई करंट इनकमिंग है, तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव में, इनकमिंग करंट हो गया आपका पॉजिटिव। फिर इसके बाद में 0.25 आउटगोइंग करंट है, तो माइनस में 0.25, और फिर इसके बाद में ये करंट आई आउटगोइंग है, तो इसको भी माइनस में ये आई और इक्वल टू 0। वाई का वैल्यू कैलकुलेट किया अपन ने 0.5, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.5, ये है आपका माइनस 0.25 माइनस आई इक्वल टू 0। कैलकुलेट करने पे अपन को मिला 0.25 माइनस आई इक्वल टू 0, और आई इक्वल टू कितना मिल गया, आई इक्वल टू 0.25 एम्पियर। इस टाइप का आपको क्वेश्चन 1 नंबर में मिलता है एग्जाम में। एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बोलते तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि नोड कितने हैं, और अलग अलग नोड के लिए अगर बात करें तो अलग अलग नोड के ऊपर केसीएल लॉ अप्लाई करेंगे, और केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग अपन करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।